लॉसेस का चैप्टर निकालें। एंड पे आए, एग्जाम्पल नंबर 8 पेज 304। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। भैया 4 फरवरी आराम से हो जानी है, उसके बाद फिर एक दिन आपको बुलाया जाएगा न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ये जिसको बहुत जल्दी है उसकी अपनी मर्जी है, उसमें पता नहीं पेपर देने भी नहीं देना। आप लोग आराम से अपना सिलेबस कवर करें। अच्छा जी, जल्दी डालने से कोई फायदा नहीं होना। जो चीज़ें पिछली हैं पेपर में आगे मसला होगा, आप जो पढ़े हैं ऐसी जल्दी डली हुई है। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भाईजान कितना प्रॉफिट आया? अच्छा, पाकिस्तान सोर्स के जरा रूल्स रिवाइज करवा दें। पाकिस्तान सोर्स के रूल्स ये हैं कि सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन में अगर लॉस आ जाए तो किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकता। और स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितने साल तक? 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये 3 रूल थे। असल में ना कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन ही 3 है, स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन। कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन ही 3 है। तो कितने पाकिस्तान लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? सिर्फ 3। अच्छा, जब मैंने कहा था करंट ईयर में प्रॉफिट आए तो कौन सा रूल जहन में लाएं? रूल 1। और करंट ईयर में लॉस आए तो कौन सा रूल जहन में लाएं? रूल 2। तो बताएं जी, अदर सोर्स में क्या है? प्रॉफिट। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये अच्छी बस है क्योंकि सैलरी नहीं है? क्या बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन के अंदर लॉस है? क्या मैं कह सकता हूं ये अच्छी सवारी है क्योंकि ये बिजनेस कौन सा है? नॉन स्पेकुलेशन। तो इसको तो नहीं मैंने येलो किया हुआ, तो ये अच्छी सवारी है। डन। तो अब क्या करेंगे सोल्यूशन में? 30 में से 70 माइनस कर देंगे। अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां बिठाएंगे और टैक्सेबल इनकम 0 आ गई। कैरी फॉरवर्ड कितना आ गया भाईजान? 40 कैरी फॉरवर्ड आ गया। क्लियर? अच्छा, अब जब कैरी फॉरवर्ड आ जाए ना तो फिर अगले साल का डाटा भी देखना होता है और अगले साल पिछले साल से जो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है उससे भी देखना होता है। अब दोनों चीजों को देखेंगे। अच्छा जी, अब बता दें 2012 को तो काटें, अब सिर्फ 13 को सामने रखें। 13 में मैं क्या करूं? अदर सोर्स का प्रॉफिट आ गया, बिजनेस में भी प्रॉफिट आ गया है। इस प्रॉफिट को किस मकसद में इस्तेमाल करूं? क्योंकि जब लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर याद रखिएगा अगले साल जाके उसी हेड में से माइनस होगा। अगले साल जाके उसी हेड में से माइनस होगा। तो जब कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर अगले साल जाके उसी हेड में से माइनस होगा। अगले साल 20 को किस में यूज करें? 40 को इस्तेमाल माइनस करने में, और बाकी 212 बार बाहर कर दें। ये 200 से नहीं माइनस हो सकता पिछले साल वाला 40। जब कैरी फॉरवर्ड होगी ना कोई चीज तो ये एरो लगा लें, सिर्फ सेम हेड में से माइनस होगी। तो किसमें से माइनस होगी? सिर्फ सेम हेड। वो कहते नहीं सेम आ गई, सॉरी, सिर्फ सेम हेड में से माइनस होगी। ओके, पूछे साथ वाले से चले आगे। गाय स्टिल कैरी फॉरवर्ड है ना 20 का? ओके, अगला जल्दी करें यार, जल्दी करें, फारिग करें जल्दी। सैलरी क्या है? अगला बुरी बस। बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन अच्छी बस क्योंकि प्रॉफिट है ना। और 60 स्पेकुलेशन का लॉस है। तो स्पेकुलेशन का लॉस तो येलो में देखें बुरा लॉस है, तो ये बुरी सवारी। और अदर सोर्स अच्छी सवारी, यानी सैलरी के अलावा बाकी सारी बुरी बसें हैं और स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन के अलावा बाकी सारी बुरी सवारियां। अच्छा, और 30 कैपिटल गेन में क्या आ गया? लॉस। तो ये कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस। अब क्या करें? ये कौन सी सवारी है? बुरी सवारी। अब अच्छी सवारी कौन, अच्छी बस कौन सी है? 90 की। और अच्छी सवारी 50 की बस। तो क्या करें भाईजान बता दें? सैलरी को तो बार करें ना, सैलरी को क्यों बाहर फेंकना है? और फिर 90 में से क्या माइनस कर दें? डन। और 60 और 30 को कैरी फॉरवर्ड कर लें। ठीक है जी। अच्छा यार, कल हमने क्या किया था पेज 306 पे? वो घर में किसी ने पकड़ा नहीं आता पेंट करने के लिए ब्रश। पहले क्या लिखना है? प्रॉफिट बिफोर, फिर क्या माइनस करना है? लॉस बिफोर, फिर क्या माइनस करना है?
और आखिरी ब्रश फेरें, फिर क्या माइनस करना है? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। आओ जरा बोलो, पहले क्या माइनस, पहले क्या करना है? पहले क्या करना है बोलो? फिर माइनस क्या करना है? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। फिर माइनस क्या करना है? ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। फिर माइनस क्या करना है? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। चलो तो बोले प्रॉफिट बिफोर माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिफोर माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड माइनस करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो अब याद करें, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन माइनस करंट ईयर डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन माइनस करंट ईयर डेप्रिसिएशन, सबसे आखिर में करंट ईयर। लेकिन अगर एक बंदा कहता है मेरी इनकम मिलियंस में है, तो वो उनको अमीर कहा जाएगा? उनमें फिर ये बात इसी तरह, ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह, सिर्फ ये फिगर क्या करके होगी? लोअर ऑफ एक्चुअल और 50% ऑफ दिस फिगर, 50% ऑफ दिस फिगर। और फिर लोअर ऑफ में अगर वो लोअर आ गया जो दूसरा वाला था 50% वाला, तो फिर कैरी फॉरवर्ड उसी तरह होगा जिस तरह सेल्स टैक्स में होता था। डन। अच्छा यार, जब भी हो ना लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो आपने कैसे सोचना है? लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन, लॉस तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस 50 लिख के प्लस 30 कर देना है। और जब हो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो फिर कैलकुलेटर पे प्लस 35 लिख के प्लस 75 करना है। जब क्या हो लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो माइनस 50 लिख के प्लस 30 कर देना है। डेप्रिसिएशन हमेशा प्लस ही करनी है। और जब वो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो फिर प्लस 35 लिख के प्लस 75 कर देना। कितना आ जाएगा? तो प्रॉफिट भी कौन सा चाहिए यार? पूरी रात रोते रहे, सुबह भी उठ के रोते रहे। प्रॉफिट कौन सा चाहिए? और लॉस भी। फिर क्या माइनस करनी है? और फिर तो ये देख लें, ओके। अच्छा, अब हमने कल क्या किया था? हमने पेज 284 पर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन पकड़ा था, फिर क्या माइनस कर दिया था? लॉस बिफोर, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिफोर, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड वो थी 8, लेकिन 8 और 5 चले 5 में से लोअर माइनस की थी और बाकी कैरी फॉरवर्ड कर ली थी, ये मैं कह रहा था अभी। और फिर क्या माइनस की थी? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। सो दिस इज हाउ वी विल मूव एंड वी आर सपोज्ड टू मूव इन आवर लाइफ। पेज 283 इफ टैक्सेबल इनकम, यार ये अमीरों के लिए 2 लाइनें डाली हैं, साथ वाले को देखें, अमीरों के लिए 2 लाइनें डाली हैं। इफ टैक्सेबल इनकम फॉर करंट ईयर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 मिलियन, अगर टैक्सेबल इनकम इस साल की इक्वल है या ग्रेटर किससे है? देन ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है। देन ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 50% ऑफ। अब ये लोअर ऑफ करके नहीं लिखता होता, बड़ी मुश्किल इंग्लिश लिखता होता है, बस इंग्लिश इसी तरह याद करें, लेकिन असूल क्या है? लोअर ऑफ। If taxable income for current year is equal to or more than 10 million, then brought forward depreciation amortization shall be set off only against 50% of income. अच्छा, ये 10 मिलियन ना भाई, इसमें ये वाला आपने देखा करना है, ये वाली फिगर। इसमें ना असल में थोड़ी सी कंफ्यूजन सी है, लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि ये 10 मिलियन करंट ईयर की इनकम से क्या मुराद है। अब लोगों की राय है करंट ईयर की इनकम से मुराद ना ये है जो पुराना लॉस माइनस करके करंट ईयर की इनकम बची, और कुछ लोग कहते हैं ऊपर वाली फिगर है। बहरहाल आप अपने समझने के लिए उसने लिखा हुआ है इफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू और मोर देन 10 मिलियन, तो आप जो है वो इसको ले लें 26 को। इफ 26 इज ग्रेटर देन 10 मिलियन, इफ 26 इज ग्रेटर देन 10 मिलियन। 26 कौन सी वाली फिगर है यार? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो इसको देखा करना है। इफ दिस फिगर पेपर में किससे ज्यादा आ गई? 10 मिलियन से ज्यादा, तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन पूरी माइनस करनी है या लोअर ऑफ करके? क्या साइन उल्टा? अच्छा, बस आप लिख लें 26 मिलियन इज ग्रेटर देन, साइन उल्टा लग गया, 26 मिलियन इज ग्रेटर देन 10 मिलियन। ये देन बता दो, ए वाला ही होता है ना? अच्छा, ये मुझे समझाना क्लास के बाद, कब ई वाला है कब ए वाला है। तो 26 मिलियन इज ग्रेटर देन 10 मिलियन। आगे चलें जी। तो इसलिए इस पर कौन सा रूल लगेगा? लोअर ऑफ। सिर्फ किसके ऊपर? ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन के ऊपर। अच्छा, ये ना इस चैप्टर की तकसीम कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान सोर्स के जो है ना सेक्शन, वो हैं 56,
57, 58 और 59। ये जो 56 है ना, ये है कैरी फॉरवर्ड। क्या है? नहीं सॉरी, सेट ऑफ इन करंट ईयर। और 57 क्या है? और 58 और 59 क्या है? कैरी फॉरवर्ड। और अलग अलग ये कैरी फॉरवर्ड है, नोट करें आप लोग, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन। और ये क्या है बोले? कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन। और ये क्या है? कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ऐसा ही है, ये पाकिस्तान सोर्स के रूल्स हैं। और फिर किसके रूल्स हैं भाईजान इस चैप्टर में? फॉरेन सोर्स के। फॉरेन सोर्स में सेक्शन 103 क्लियर? अच्छा, करंट ईयर में पाकिस्तान में कोई चीज आपस में माइनस हो सकती है या नहीं, इसके लिए आपको पता है दो रूल है। सैलरी प्रॉफिट बुरा है, स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन लॉस बुरा है। ये तो सेक्शन 56 ने बताया। फिर अगर माइनस नहीं हो सकी तो अगले सालों में माइनस हो सकती है या नहीं, तो उसमें 57, 58, 59 ने कहा बिल्कुल। अगर आपके बिजनेस स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन है तो कैरी फॉरवर्ड होगा, और कैरी फॉरवर्ड होकर अगले सालों में सेम हेड में से माइनस होगा। और फॉरेन सोर्स के लिए कौन सा रूल है जी? सेक्शन 103। डन। अच्छा, 104, सेक्शन 104। ओके, अच्छा जी, अब पास पेपर्स में आए इसके। $56 सेक्शन किस लिए? इस करंट ईयर में सेट ऑफ के लिए जी। और 57, 58, 59 कैरी फॉरवर्ड के लिए। और फॉरेन लॉसेस के लिए क्या रूल है? फॉरेन लॉसेस, कोई लॉस इस साल सेट ऑफ, नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ इन फॉरेन लॉसेस ओनली। हर फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, क्या हत्ता के अदर सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी भी क्यों ना हो, हर फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। और फॉरेन इनकम से करना क्या होता है? इस साल जो प्रॉफिट्स आए उन्हें ऊपर ऊपर फेंकना होता है, और इस साल जो लॉसेस आए उन्हें, और उन लॉसेस को फिर अगले साल के प्रॉफिट में से माइनस करना होता है। अच्छा, ये क्या सवाल है? क्वेश्चन 10, explain the term, state the provisions of set off and carry forward of foreign losses. There is no concept of set off of foreign losses. These will only be and will be deducted against profit of same head up to 6 years following the end of the year in which the loss is first occurred. The loss of earliest year shall be set off first. What is foreign loss? Foreign loss की definition ये है, if expense exceed income it is called as foreign loss. और 4 नंबर है apportionment of expenditure वाली आखिरी बात भी लिखाइएगा। स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन वाला जो कल पढ़ा था सारा 103 104। ये भाईजान सवाल आता है, ये बच्चे टैकल नहीं कर पाते, इसको आप कर सकते हैं। ये जो सवाल है, किधर है यार, हद होगी यार, हद होगी यार। क्वेश्चन 14, डिस्कस द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड। भाई इतवार को हमारी क्लास होगी, तो ये टाइम आप बता दें किस टाइम? 7:30 बजे ही रखा जाएगा, 7:30, 8:30, 9:30, 10 बजे। मैंने और भी क्लासें लेनी है 2-3, इस वजह से जरा एक टाइम रखना पड़ेगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ये अगर सवाल खामोश है तो फॉरेन लॉसेस की बात हो रही है, पाकिस्तान सोर्स लॉसेस, पाकिस्तान की बात हो रही है। स्टेट द प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द फॉलोइंग हेड्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन। तो फिर ऊपर वाला कौन सा होगा? नॉन स्पेकुलेशन। अच्छा, इसमें क्या लिख के आएंगे और इसमें क्या लिख के आएंगे? इसमें सेक्शन 50 देखिए ना, एक सवाल इसने क्या पूछा है? सेट ऑफ, और दूसरा, अच्छा इसमें इसने क्या पूछे हैं? 2 सवाल अगेन, सेट ऑफ। सेक्शन नंबर मैंने आपको याद करा दिया। इसका कौन सा सेक्शन है? 56, इसका 57, इसका 50, इसका 58 स्पेकुलेशन है ये देख लें, 58 है इसका। डन। अच्छा, तो सेक्शन 56 तो सबके लिए ही है ना। वो सेक्शन 56 तो सेट ऑफ करंट ईयर में होता है या अगले साल में? तो खाली न्यूमेरिकल करनी है या थ्योरियां भी याद करनी है? थ्योरियां भी याद करनी है। 9 नंबर का सवाल लॉसेस में से आगे, लॉसेस का चैप्टर थ्योरी में छोड़ के गए हुए थे। आई कैप छोड़ते तो बुरा लगता है, फिर जैसे छोड़े होते हैं तो बुरा नहीं लग रहा होता, अल्लाह ना करे छोड़े। सेट ऑफ 56 कैरी फॉरवर्ड, और ये सेट ऑफ 56। अच्छा यार, इसमें ना इसको मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे टेंशन नहीं, आप कॉपी पेस्ट करके लिख लेंगे सही। मसला है कि 56 सारा नहीं लिखना, ये सारे लिखने हैं। 57, 58 सारे लिखने हैं क्योंकि ये तो कैरी फॉरवर्ड है। वो क्या पूछ रहा है? कह रहे सेट ऑफ लॉस अंडर बिजनेस। बिजनेस में लॉस आ गया है, मैं क्या करूं? तो भाईजान बिजनेस में अगर लॉस आ गया है तो बिजनेस तो सवारी के तौर पे सवाल आया, लॉस आ गया बिजनेस में तो क्या करूं? तो बिजनेस क्या है? अच्छी सवारी। बिजनेस के लॉस का पूछ रहे क्या करूं? ये आपने पता है क्या लिख के आना है? बिजनेस के लॉस का आपने लिख के आना है, अ पर्सन कैन सेट ऑफ अंडर अ हेड ऑफ इनकम, अ पर्सन कैन सेट ऑफ लॉस under a head of income against any other head except salary.
कि भाईजान आप बिजनेस का लॉस जिस मर्जी में से माइनस कर लो सिवाय सैलरी के। ये लिख के आना है आपने क्या, अ पर्सन, और ये लाइन ऐसे लिख के आनी है, अ पर्सन कैन सेट ऑफ, ये वाली लाइन लिख के आनी। हाउएवर लॉस ऑफ स्पेकुलेशन, लॉस आया ही नहीं स्पेकुलेशन में, लॉस आया किसमें है? तो भाई ये वाली लाइन लिखने की क्या तुक है हाउएवर के बाद वाली? तो 56 चुन के लिखना है या सारा लिखना है? चुन के लिखना है। अब ये बातें अगर मैं ना करूं तो सिलेबस मुझे भी पता है बड़ी जल्दी खत्म हो जाए। आज मैं आके कहता चलें जी असेसमेंट के चैप्टर की तरफ आ जाए और ये थ्योरी के सवाल डिस्कस ना होते तो सिलेबस को स्पीड तो नहीं है, स्पीड मार के कोई इनाम ले लेना है। अ पर्सन कैन सेट ऑफ अंडर अ हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम फॉर द ईयर एक्सेप्ट इनकम अंडर द हेड सैलरी। ओके डन। तो हाँ ये लिख सकते हैं लॉस अंडर हेड ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट सेट ऑफ कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, हाउएवर लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। और ये भी लिखेंगे इफ देयर इज अ लॉस इन नॉन स्पेकुलेशन, क्योंकि नॉन स्पेकुलेशन तो चल रहे, डिस्कशन ही नॉन स्पेकुलेशन की हुई है। हाउएवर इफ देयर इज अ लॉस अंडर नॉन स्पेकुलेशन एंड अ लॉस अंडर अदर हेड, प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू एन। तो ये चुन चुन के बातें लिखेंगे। मेरे ख्याल से बस ये एक बात जो है लिखने की जरूरत नहीं है, और ये वाली बात भी लिखने की जरूरत नहीं है, और ये वाली भी, बाकी 1 2 3 पूरा लिख के आएंगे ये, ठीक है जी। तो ये वाली बातें लिखने की जरूरत नहीं है, डन। अच्छा ये तो आप किसके जवाब में लिख के आएंगे? अब अगला सवाल पढ़ें। डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ऑफ लॉस अंडर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन के लॉस के सेट ऑफ का बताएं, क्या करें भाई? अब ये जो है ना मेरे ख्याल से इसमें ऐसा करेंगे कि इसमें सिर्फ ये लाइन लिख के आएंगे और ये वाला खाली इतना सा लिखाएंगे, क्योंकि ये तो अब लिखने की जरूरत ही नहीं कि नॉन स्पेकुलेशन में भी लॉस आ जाए। नॉन स्पेकुलेशन आया ही नहीं, लॉस आया किसमें है? तो जितना पूछा जाएगा बस उतना बता के आएंगे। तो 56 लिखने में थोड़ी सी, मुझे नहीं पता सोल्यूशन में क्या हुआ, हो सकता है सोल्यूशन में प्लस माइनस हुआ, आपको बात समझ आ गई है, ठीक है जी। तो जब स्पेकुलेशन की बात करें 56 में से चुन के स्पेकुलेशन के बारे में लिखाएं, और अगर कैपिटल गेन की बात कर लेता तो देखें फिर क्या करते हैं, फिर भी यही करते, बस ये लाइन लिखा। बाकी ये पहली और ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि माइनस हो ही नहीं सकता किसी हेड के अगेंस्ट, तो ये ऐसे ही है ना, ये माइनस हो ही नहीं सकता किसी हेड के अगेंस्ट, तो ये खाली लिखना काफी है, डन। ये कैपिटल गेन के लिए लिखना काफी है, अगर कैपिटल गेन में आ जाता लॉस। तो ये जरा थ्योरी के सवालों को लिखने का तरीका होगा। अच्छा अब ये शायद हम कल करें या संडे की क्लास में, एक न्यूमेरिकल हमने करना है क्वेश्चन 11। बहरहाल फिलहाल अभी छोड़ें, असेसमेंट्स का चैप्टर निकालें। पेज नंबर 316। अच्छा जी, पुराना लॉ जो है ना वो ये था, इसे फिर देना दो। पुराना लॉ ये था, वैसे ही दे दो, कोई पढ़े होंगे कोई टेस्ट के। पुराना लॉ ये था कि आप जो है वो एफबीआर जाते थे और एफबीआर जाके एक सफा जमा करवाते थे। इस सफे का नाम होता था रिटर्न। तो आप कहते थे मैंने रिटर्न जमा करवा दी, ये आप रिटर्न जमा करवाते थे और फिर कुछ दिनों बाद एफबीआर वाले आपके घर एक सफा भेजते थे। इस सफे का नाम होता था, एफबीआर की तरफ से साइन किया हुआ, इस सफे का नाम होता था जैसे कि आपने अपनी रिटर्न जमा करवाई वैसे ही हमने आपको असेस कर लिया, यानी जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह आपकी इनकम ठीक है, या फिर अगर कोई गलतियां होती थी तो उसमें गलतियां निकाल के बताता था। तो पुराना लॉ ये था कि आप रिटर्न जमा करवाते थे और आपके घर क्या आ जाता था? असेसमेंट ऑर्डर। अब आपकी रिटर्न किधर है? एफबीआर वालों के पास, और असेसमेंट ऑर्डर किसके पास है? आप हमारे पास। लेकिन नए लॉ ने यह तस्वुर खत्म कर दिया है। अब नए लॉ में असेसमेंट ऑर्डर आपके घर में नहीं आता, नए लॉ में असेसमेंट ऑर्डर आपके घर में नहीं आता। आप जाके क्या जमा करवाते हैं? एज्यूम कर लिया जाता है आपको असेस कर लिया गया। एज्यूम क्या कर लिया जाता है? किसने असेस किया है? टैक्स वालों ने। कौन आपको असेस कर सकता है? टैक्स वाले। इसे कहते हैं नॉर्मल असेसमेंट। नॉर्मल असेसमेंट यानी नॉर्मली उन्होंने आपको असेस कर लिया। अब एफबीआर की सरदर्दी खत्म हो गई। अब अगर लाख बंदा रिटर्न जाके जमा करवाता है तो क्या एज्यूम कर लिया जाता है? टैक्स एफबीआर वालों ने आपको, यानी एज्यूम किया जाता है कि आप सच बोल रहे हैं। इसे कहते हैं यूनिवर्सल असेसमेंट स्कीम। पॉइंट 1 में यूनिवर्सल असेसमेंट स्कीम क्या मतलब? यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में ये स्कीम चलती है कि हुकूमत एज्यूम करती है कि टैक्स पेयर क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। पुराने लॉ में सच को चेक किया जाता था, अब नए लॉ में सच को चेक यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम, इस तरह शक्ल लिख लें, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान, पता नहीं चैप्टर 1 में था, तो वहां पे मैंने बताया था एक लफ्ज कि ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वो लफ्ज था यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। यानी पूरी दुनिया में इसी तरह चल रहा है आजकल कि लोग जाके रिटर्न जमा करवाते हैं और दुनिया वाले जो उधर के कानून वाले हैं वो मान जाते हैं कि आपने रिटर्न क्या जमा करवाई है? सही जमा करवाई, और आपने इसमें क्या बोला है? सच बोला है। तो ये पेपर में सवाल आता है इसका, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंप्लीट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय टैक्स पेयर? पेपर के सवाल मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं, मैं आपको पेज बता रहा हूं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंप्लीट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय
टैक्स पेयर। अगर आप अपनी तरफ से कंप्लीट रिटर्न जमा करवा दें, कंप्लीट रिटर्न क्या होती है? एक मिनट। When a return is treated to be complete, point 2 भी पढ़ लें। A return shall be treated to complete if it fulfills the condition mentioned in subsection 2 of section 14। रिटर्न तब मुकम्मल समझी जाती है जब ये 114 के 2 की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दे। 114 के 2 की क्या रिक्वायरमेंट्स थी? पहला सफा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में हो, रेलेवेंट पर्टिकुलर्स हो, साइन हुई हो, वेल्थ स्टेटमेंट हो, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो, और फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट हो, और एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स हो। डन। अगर ये 6 शराइत पूरी हो जाए तो आपकी रिटर्न क्या होती है? अगर आप कंप्लीट रिटर्न जमा करवा दें तो इसका स्टेटस क्या बन जाता है? अगर आप रिटर्न कंप्लीट जमा करवा दें उसका स्टेटस क्या बन जाता है? अगर रिजल्ट आ जाए सीए पास हो जाए तो इसका स्टेटस क्या बन जाता है? एसीए। और अगर जो है वो आप कंप्लीट रिटर्न जमा करवा दें तो इसका स्टेटस क्या बन जाता है? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर या नॉर्मल असेसमेंट। इसका स्टेटस क्या बन जाता है? नॉर्मल असेसमेंट या एज्यूम्ड असेसमेंट। तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंप्लीट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय टैक्स पेयर? या आपने स्टेटस पे लगाना फिर सेक्शन याद हो जाएगा आपको। अच्छा, इफ द टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड अ कंप्लीट रिटर्न ऑफ इनकम। अगर एक टैक्स पेयर ने कौन सी रिटर्न जमा करवा दी है? अब एक ही सफा होता है, एक ही सफा होता है बस रिटर्न। इफ अ टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड, इट विल बी कंसीडर्ड दैट कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। क्योंकि रिटर्न पे इनकम भी लिखा होगा, नीचे टैक्स भी निकला होगा ना। इट विल बी अज्यूम्ड दैट कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स ड्यू देयर ऑन। ड्यू मींस पेएबल। चलो मैं भी लिख देता हूं, मेरे हाथ से बॉल पेन जाते तो आपके हाथ से पहले जाता है। जेब में डाल लेते हैं आप, तो सर खड़े हो गए, चलो बॉल पेन जेब में डालो। कहां लिखना है आप? एंड अगली बात बता दें क्या है, और ये रिटर्न ही समझ ली जाएगी। एन असेसमेंट ऑर्डर इशूड बाय कमिश्नर टू टैक्स पेयर ऑन द डे रिटर्न वाज, जिस दिन आपने रिटर्न जमा करवाई। तो अब क्या होगा? हम क्या जमा करवाएंगे? रिटर्न। हम क्या जमा करवाएंगे और क्या एज्यूम कर लिया जाएगा? द कमिश्नर हैज इशूड अस एन असेसमेंट ऑर्डर। तो उसका नाम एक और लिखें, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। ओके जी, ऊपर आए। सेक्शन 117, सेक्शन 117। हाँ जी, पॉइंट 4, रिटर्न फर्निश्ड हियर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड असेस। मतलब बताएं, अगर किसी का डिसकंटिन्यूड बिजनेस है तो वो पूरे साल की रिटर्न जमा कराएगा, जैसे समझने के लिए कह रहा हूं, 9 महीने की, 10 महीने की रिटर्न जमा करवाएगा। तो जब 9, 10, 8 महीने की रिटर्न जमा करवाएगा तो किस डेट को जमा करवाएगा? जिस डेट को कमिश्नर ने कहा है। जब ये रिटर्न जमा करवा देगा तो एज्यूम कर लिया जाएगा कमिश्नर ने आपको असेस कर लिया है। तो ये पॉइंट हमारा पेंडिंग था, ये भी हो गया। रिटर्न फर्निश्ड हियर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड असेस। डीम्ड असेस मींस एज्यूम्ड असेस। आगे लिख लें 120, सेक्शन 120 में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ना। लेकिन भाई एफबीआर वालों को तो ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा भाईजान हम ऑडिट करने आ सकते हैं कभी कभी। एज्यूम तो कर लिया कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन दिल में हमें थोड़ा थोड़ा है कि तुम शायद। तो नया पॉइंट डाला 1A। नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन में जो लिखा है उसको फाड़ के फेंक दो। द कमिश्नर में सेलेक्ट अ पर्सन फॉर एन ऑडिट ऑफ। कमिश्नर किसी बंदे को इनकम टैक्स अफेयर्स के ऑडिट के लिए चुन सकता है। और ये सेक्शन कौन सा? ये हमने पढ़ लिया है चैप्टर 16 में, सेक्शन 177। अच्छा, एक बात इसमें याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 1A आने की वजह से 1 की हैसियत खत्म होगी। भाईजान पाकिस्तान में अगर 1 करोड़ लोग रिटर्न जमा करवाते हैं तो उसमें से ऑडिट सिर्फ 4-5 हजार का ही होता है। बाकी जो लाखों लोग हैं उनके लिए यही पॉइंट 1 है। लेकिन बहरहाल पॉइंट 1 ने बड़े गुस्से में कहा उठा के फेंक दो सबसेक्शन 1 को। नॉटविथस्टैंडिंग कहते सबसेक्शन 1 में जो लिखा है उसको उठा के फेंक दो। मैं कभी भी क्या करने आ सकता हूं? ऑडिट करने आ सकता हूं। क्लियर? लेकिन जनरल रूल स्टिल क्या रहा हमारा? बोले अगर एक टैक्स पे रिटर्न जमा करवा दे तो बोले ये याद करना, इट विल बी अज्यूम्ड एज कमिश्नर हैज मेड एन assessment of income and tax thereon, and return shall be considered as an assessment order issued by commissioner on the day the return was furnished। 2A को छोड़ें, ये समय को नया कॉन्सेप्ट लॉ ने बीच में डाला था 1-2 साल पहले। 2A बल्कि आई अपनी किताब में डाला हुआ है कि प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2A shall apply from the date notified by FBR, however FBR has yet not notified any date, resultantly the concept। बस छोड़ें। तो सबसेक्शन 2A अभी पाकिस्तान में लगा नहीं है, लगने वाला है कुछ दिनों में। तो बहरहाल इसको मैं पढ़ा देता हूँ बाद में। इधर आए, पुराना लॉ पढ़ते रहे, यानी कि जो लॉ इस वक्त मौजूद है, पुराना क्या मतलब। अच्छा भाई, अब 2 सूरतें बन सकती हैं। पेज नंबर 318, 2 सूरतें बन सकती हैं। क्या आपने मुकम्मल रिटर्न जमा करा दी है? हाँ जी, मैंने मुकम्मल रिटर्न जमा करवा दी है। यस, नजर आ रहा है? इधर थोड़ा सा डिम में आपके सही नजर आ रहा होगा। अच्छा, क्या आपने कंप्लीट रिटर्न जमा करा दिया है? तो क्या स्टेटस क्या बन गया इसका? स्टेटस बोले, स्टेटस क्या बन गया इसका? ये चैप्टर बड़ा आसान है, लेकिन इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अगर वो आप मेरे साथ नहीं बोलेंगे तो आपको याद नहीं होंगे। इट विल बी अज्यूम्ड दैट कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयरऑन। डन। तो आपको इस सर्कल से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सर्कल से बाहर कोई और सेक्शन है,
तो एक्सप्लेनेशन ऑफ 120 एंड 121 है ना, तो इसलिए अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतने पे नजर रखें, ये सर्कल भी लगाने की जरूरत नहीं आपको, बस मतलब ये है कि नजर इस पर रखें। तो अगर तो आपने कंप्लीट रिटर्न जमा करा दी तो इसका स्टेटस क्या बन जाएगा? कमीशन हैज मेड एन असेसमेंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनकम एंड टैक्स देयरऑन, डन। टैक्स पेयर फाइल्स द रिटर्न ऑफ इनकम, कंप्लीट रिटर्न ऑफ इनकम, नो, आपने कंप्लीट रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवाई, नो। फिर कमीशन क्या करेगा? कमीशन आपकी रिटर्न देखेगा और रिटर्न देख के कहेगा यार ये सफा ये सफा ये सफा ये सफा किधर है यार, एक सफा नहीं है, टैक्स क्रेडिट की रसीद नहीं लगाई हुई इसने, ज़कात जमा कराई थी उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक उसकी रसीद नहीं लगाई हुई, तो कमीशन कहेगा यार ये तो रिटर्न नामुकम्मल है, और देखा साइन भी नहीं हुआ, पता नीचे ये साइन की जगह आपने डेट लिख दी हुई थी, आप भी टोन होते हैं कभी, साइन की जगह आपने डेट लिख दी थी, तो अब क्या करें फिर? कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस, कमिश्नर आपके घर क्या भेजेगा? नोटिस। इस नोटिस में क्या कहेगा? पिछले 5 या 10 सालों के रिटर्न जमा करवाओ, वो तो आपने करवा दिया भाईजान, ये नोटिस बढ़ते जा रहे हैं, मिक्स नहीं कराने पेपर में। ये कहेगा कि 5 या 10 सालों के रिटर्न जमा करवाओ, ये कहेगा तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया इसलिए मैंने नोटिस दिया, ये कहेगा तुमने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं कराई इसलिए मैंने नोटिस दिया। किस वजह से नोटिस दिया? ये नोटिस क्यों आया है? क्या हरकत की है? बहुत सी हरकतें आप कॉलेज में कर सकते हैं ना जिस पर नोटिस आ जाए, तो क्या हरकत की है जिसकी वजह से नोटिस आया? रिटर्न जमा करवाई है माय डियर, और 30 सितंबर को शायद जमा करवा दी हो, लेकिन इनकम्प्लीट थी, तो कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस इन्फॉर्मिंग डेफिशिएंसीज। वो कहेगा यार ये इस रिटर्न में तुम्हारी विटामिन की कमी जो पाई जा रही है, तो पिछले रिटर्न में ब्लड सेल्स की कमी थी, इस बार रिटर्न में विटामिन की कमी है, एंड ऑर्डर हिम टू फुलफिल इट। ठीक है जी, तो अब आप इस कमी को पूरा करें। अब कितने बच्चे होंगे? 2 बच्चे। अच्छा बच्चा, हाँ हाँ मैं कमी पूरी कर रहा हूँ। दूसरा बच्चा, क्या हुआ? कमी में मारी जाऊंगा ना, और क्या होगा? तो कुछ लोग क्या करेंगे, ये बात मान लेंगे, और कुछ लोग बात, टैक्स पेयर डज नॉट कंप्लाई विद द नोटिस, और देखी जाएगी यार नोटिस नोटिस आते रहते हैं, चल बेगम फाड़ डस्टबिन में फेंक। टैक्स पेयर डज नॉट कंप्लाई विद द नोटिस, सजा बताएं। और कुछ आप जैसा शरीफ होगा, मेरे जैसा नहीं, आप जैसा कोई शरीफ होगा, तो टैक्स पेयर कंप्लाइज विद द नोटिस, जी 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 आपने वो कमी की थी, ये ले कमी मैं पूरी करके आ गया हूं, ये पहले ऐसे था, इस सफे को ऐसे कर लेना था, ये कमी पूरी होगी, ये लें जी, तो रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड एज कंप्लीट। तो बता दें अगर रिटर्न मुकम्मल ना हो तो क्या होगा? 120 के 4 मैंने आपको पढ़ाया, अभी पढ़ाऊंगा, और 120 का 5। अगर रिटर्न मुकम्मल ना हो तो कमिश्नर की जिम्मेदारी क्या है? ही विल इशू अ डिमांडिंग द डेफिशिएंसीज, इफ यू कंप्लाई विद इट योर रिटर्न विल बी, और अगर आपने कमी पूरी, रिटर्न विल बी कंसीडर्ड एज इनवैलिड। पॉइंट नंबर 3, क्या हेडिंग है भाईजान? ये असेसमेंट इन केस ऑफ इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब लिखें, एग्जाम्पल गिवन, टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन मिसिंग, इनिशियल अलाउंस वाली। एग्जाम्पल गिवन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसिंग। क्या मतलब? अकाउंट्स ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L मिसिंग, आपने साथ जमा ही नहीं करवाया, तो ये किसकी मिसालें हैं? इनकम्प्लीट रिटर्न की। इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट, एग्जांपल गिवन, ये मसला, द कमिश्नर शैल इशू टू द टैक्स पेयर इन्फॉर्मिंग डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसीज ही मैंने ऊपर लिखी है भाई, डेफिशिएंसीज को भी मैं करके ना इसकी तरफ एरो खींच देता हूं। द कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस ऑफ इन्फॉर्मिंग डेफिशिएंसीज एंड विल ऑर्डर हिम टू प्रोवाइड द मिसिंग इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर। उसको क्या कहेगा? मिसिंग इंफॉर्मेशन लाओ या पर्टिकुलर्स लाओ, डन। हाँ जी, लेकिन एक चीज पे आपको पता है कि हम नोटिस नहीं भेजते, वो हमने सेल्स टैक्स में पढ़ ली थी। रिटर्न पे आपने लिखा है टैक्स कुछ और बैंक में जमा करा के आ रहे हैं कुछ और। इस पे मैंने आपको बताया था, हम क्या कहते हैं, हम शो कॉज नोटिस नहीं भेजते, हम डायरेक्ट जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं, रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज प्रेमिसेस, और उसके बैंक अकाउंट सीज कर देते हैं। तो वो ब्रैकेट में ये कह रहा है कि अगर तुमने इतना बड़ा ब्लंडर मारा तो मैं नोटिस नहीं भेजूंगा। नोटिस कब नहीं आना? अदर देन का क्या मतलब है? इस सूरत में नोटिस नहीं आएगा। अदर देन इनकरेक्ट टैक्स ऑन और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ब्रैकेट का मतलब लिखें, ये बड़ा जुर्म है, इसका नोटिस नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट सीज होगा। ये बैंक अकाउंट सीज करना पेपर में नहीं लिख के आना, ये मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। ये बड़ा जुर्म है, ब्रैकेट को स्टार डाल के, इसमें नोटिस नहीं आएगा। अदर दिन का मतलब बता रहा हूं, इसमें नोटिस नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट सीज होगा। अब वो सीज करने जा रहे हैं बैंक अकाउंट। अच्छा डन, आगे चलें। पॉइंट 6 को छोड़ें जरा, करके आगे आए। अच्छा 4 और 5 मैंने पढ़ा दिया। 4 और 5, 4 और 5। 4 पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है? If a taxpayer does not comply with the notice, किसका नोटिस आया था? क्यों आया था? इनकम्प्लीट रिटर्न की डेफिशिएंसीज पूरी करने की रिक्वेस्ट की थी उसने। किसका नोटिस आया था? क्या नोटिस आया था? इनकम्प्लीट रिटर्न की डेफिशिएंसीज पूरी, और आपने पूरी
If a taxpayer does not comply with the notice, the return will be considered as, and it will be assumed that, ओ भाई मैं रिटर्न जमा करवा के गया था, कमीशन ने प्यार से कहा वो रिटर्न ही क्या जो मुकम्मल ना हो। बुरा बच्चा अच्छा बच्चा। अगला सफा, इफ टैक्सपेयर कंप्लाइज विद द नोटिस इन ड्यू टाइम, किसने नोटिस भेजा था, क्या नोटिस भेजा था, उसने पूरी कर दी डेफिशिएंसी, द रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड एज मजे, द रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड एज ऑन द डेट वाज फर्निश्ड। दो 2080 में बैठे थे आप, पाँव आपके कब्र में थे, जाने की तैयारी आपकी पूरी थी माशाल्लाह। अच्छा, तो 2080 में आपको नोटिस आया कि यार वो 2026 में आपने जो रिटर्न जमा कराई थी उसकी टैक्स डेप्रिसिएशन का सफा मिसिंग है। आपने कहा भाईजान कब्रिस्तान आ जाओ, पाँव मेरे कब्र में है। मुझे क्या याद यार 2026 में यार, हद हो गया तेरे वाली। तो रिटर्न के अंदर अगर कोई कमी हो तो वो कमी जल्दी बता दी जाए या बहुत लेट बताई जाए? जल्दी बता दी जाए तो हम पूरी कर सकेंगे ना, इस मौके पे तो अब हम पूरी नहीं कर सकते इस कमी को। ओके भाई सोच रहे अपना फ्यूचर सोच रहे, ठीक है सोच लो, मैं 2-4 मिनट दे रहा हूं। फ्यूचर गायब हो गया। अच्छा, तो किधर थे हम, पता नहीं कहां। अच्छा, तो इसका रूल भाई ये है कि ये कौन सा टैक्स ईयर है, एक्सेलेंट 2018। इसकी रिटर्न आप कब जमा करवाएंगे? 2018 की रिटर्न आपको पता है 2019 के साल में जमा करवाई जाती है और जमा करवाई जाती है 30 सितंबर 18 तक। डन। इसके बाद 180 डेज गिने कब पूरे हो रहे हैं? किसके बाद भाईजान? इस डेट के बाद 180 डेज बताएं कब पूरे हो रहे हैं? 30 जून से मैं गिनना शुरू करने लगा हूं, हाँ यकम जुलाई से, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 180 पूरे तो नहीं हो गए, अक्टूबर के 31 डाल दूं पूरे तो नहीं हो जाएंगे, नवंबर के डाल दूं, दिसंबर के पूरे डाल दूं, दिसंबर के पूरे डाल दिए तो फिर तो 180 पूरे हो जाने हैं। दिसंबर के कितने? 27, 27 दिसंबर तक, 27 दिसंबर 19 वो आखिरी तारीख है जब तक कमिश्नर आपसे कह सकता है कि 18 के रिटर्न की कमी पूरी कर दो। बड़ी तसल्ली से बात सुननी है, रिटर्न के साल की है, जमा कब करवाई? 30 सितंबर 18 को। रिटर्न कमिश्नर के पास कब पहुंची? 30 सितंबर 18 को। कमिश्नर को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए ना, नजर मार ले, हो सकता है कोई कमी पकड़ ले। रिटर्न किसने जमा करवाई? सैलरी, बिजनेस कैपिटल गेन, 10 टोटल वगैरह करके किसने जमा करवाई? किस दिन? तो कमिश्नर को किस दिन मिली? ये कम अक्टूबर को आती, कमिश्नर को यही काम होगा, इसी बंदे की रिटर्न देखनी है बस, यही काम होगा। ये कम अक्टूबर को तो कमिश्नर की बेटी की शादी है, तो कमिश्नर को यही काम होगा। तो कमिश्नर को टाइम दे। अच्छा, कमिश्नर को 180 दिन दे, कमिश्नर को 180 दिन दे। 180 दिन में ना कभी भी उसको टाइम मिले वो आपकी रिटर्न पे नजर मार लेगा, नजर मार के उसमें कोई कमी हुई आपको बता देगा। अब कुछ लोगों की राय थी 180 दिन यहां से शुरू करें, लेकिन लॉ मेकर ने कमिश्नर को ज्यादा रिलैक्स कर दिया। उसने कहा छोड़ो यार, ये साल खत्म होने दो, ये साल खत्म होने दो। कुछ लोग लेट रिटर्न भी जमा करवाते हैं, बेचारे आते हैं एक्सटेंशन लेके, साल खत्म होने दो, ये साल खत्म होने दो। 30 19 आ गया, इसके बाद इसको 180, बहुत बड़ी छूट दे दी कमिश्नर को, इसके बाद इससे कितने दिन दे दो। तो दिल में क्या आ रहा था, अगर किसी को हमने कोई काम कहना है तो रिटर्न में कमिश्नर ने अगर गलती निकालनी है तो निकाल ले। 30 सितंबर को मैंने रिटर्न दे दी, 180 दिन में मुझे बता दे कोई गलती है या नहीं। लेकिन लॉ मेकर ने उसे रिलैक्स किया, उसने कहा छोड़ यार, इस साल के एंड का वेट करो, उसके बाद 180 दिन में अगर तुम्हें को गलती पकड़ी जाए तो तुम मांग लो उससे। डन। तो बता दें व्हाट विल बी माय स्टार्टिंग पॉइंट। जिस साल रिटर्न जमा कराई उसकी आखिरी दिन से गिनना है, येलो वाली लाइन स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। अच्छा, जिस साल रिटर्न जमा कराई उसके आखिरी दिन से गिनना है? नहीं, जिस दिन रिटर्न जमा कराई उसके आखिरी दिन से गिनना है। जिस साल जमा करवाई, जिस साल की जमा नहीं करवाई मैं बोल रहा हूं, जिस साल में जमा करवाई उसके आखिरी दिन से 100। तो ये भाईजान रट्टा मार लें, एग्जैक्ट डेट 27 दिसंबर याद रहेगी हमेशा, ये डेट रट्टा मार लें, 27 दिसंबर की डेट होगी, पक्की ठक्की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली जब यकम जुलाई से गिनना है तो 27 दिसंबर को ही हमेशा पूरे पाकिस्तान में हम क़यामत तक 27 दिसंबर ही वो डेट आया करेगी। लेकिन कौन सी वाली 27 दिसंबर? 27 दिसंबर 2080 ना लिखी हो आपने, तो यहां से जरा चल के सोचना है 27 दिसंबर कौन सी? 2019। डायग्राम ना बनाएं, ये यकम जुलाई 17 है, ये कौन सा साल है? 2018। 30 सितंबर को आपने वसीम फाइल्ड रिटर्न फॉर 2000, किताब में बनी है डायग्राम, वसीम फाइल्ड रिटर्न फॉर 2018। ये कौन सा है?
30 जून 19। अब हाईलाइटर से ना स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो मैंने सर्कल लगाया हुआ है ये असल में स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को हाईलाइट कर लें। व्हाट विल बी माय स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ काउंटिंग? यकम जुलाई एंड व्हेन विल इट विल एंड? 27 दिसंबर 19। डन। अंग्रेजी पढ़ें जरा, समझ आ रही है? पॉइंट 6 की अंग्रेजी समझ आ रही है? द अबव नोटिस, ये कौन सा नोटिस है? रिटर्न की डेफिशिएंसी का, रिवाइज ना बोलो गलत, रिटर्न की डेफिशिएंसी का किसने दिया है? किसको? सर एक मसला है, वो आप आ जाएं 8:30 पे, ठीक है? अच्छा तो बोले किसने नोटिस दिया है? आजी किसको? इधर करें ना कैमरा। किसने नोटिस दिया है? किसको? किस वजह से? तुम्हारी रिटर्न, उसकी क्या पूरी करो? पढ़ें। द अबव नोटिस कैन बी इशूड विद इन, कम से गिनना शुरू करना है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर लिखे 30 जून होता है, हुकूमत का साल होता है। फाइनेंशियल ईयर टैक्स ईयर नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर जैसा होता है। तो फाइनेंशियल ईयर लिखे 30 जून होता है, हुकूमत का साल होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब लिखें, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 30 जून होता है, हुकूमत का साल। 8:30 पूरे पे आ सकते हैं आप जी? फाइनेंशियल ईयर 30 जून होता है, हुकूमत का साल होता है। द अबव नोटिस कैन बी इशूड विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। डन। कौन सा फाइनेंशियल ईयर का एंड? इस वाले फाइनेंशियल ईयर का एंड या इस वाले फाइनेंशियल ईयर का एंड? इन विच द रिटर्न इज, फॉर विच तो नहीं लिखा हुआ। अगर फॉर विच होता तो फिर यहां से गिनना शुरू करते 180 दिन। फॉर विच लिखा हुआ है इन विच। और व्हाट विल बी माय स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ काउंटिंग 180 डेज? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। विच फाइनेंशियल ईयर? अच्छा अब इसको याद करें। दबाव नोटिस में भी फर्निश्ड विद इन 180 डेज। इतने से पे मैं तो हूं, कोई मार्क्स ना दूं। बता ही नहीं रहा कि कब से गिनने शुरू करने हैं। फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वाज फर्निश्ड। यार ये जो सिस्टम आया है मैंने आपको बताया 2A में, ये एफपीआर ऑन करीब लॉन्च करने वाला है, लेकिन प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2A शैल अप्लाई फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय एफपीआर, हाउएवर एफपीआर हैज येट नॉट नोटिफाइड एनी डेट। अभी तक एफपीआर ने डेट नहीं बताई हुई। इसमें ना जब आप रिटर्न डालेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि अब इनकम टैक्स में भी लोग इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न ही जमा कराते हैं, रिटर्न जब आप डालेंगे ना इलेक्ट्रॉनिकली तो सिस्टम एरर्स पकड़ लेगा। अब सिस्टम एरर्स पकड़ लेगा, लेकिन सिस्टम अभी इतना एफिशिएंट है नहीं पाकिस्तान में बना कि वो एरर्स पकड़े। लेकिन ये सिस्टम लॉ में डाल दिया गया कि सिस्टम एरर्स पकड़ लेगा। लेकिन एक बात याद रखें, सिस्टम ह्यूमन, जो इंसान एरर्स पकड़ सकता है वो सिस्टम कभी भी नहीं पकड़ सकता रिटर्न के अंदर। तो इस बात को सामने रखते हुए सिस्टम सिर्फ 4 एरर्स पकड़ सकता है। सिस्टम सिर्फ 4 एरर के अलावा कोई 5वीं एरर ऐसी नहीं है जो सिस्टम पकड़ सके। तो वो 4 एरर्स हम पढ़ लेते हैं। जो अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान में क्या जमा करवाई? रिटर्न, तो 4 एरर्स कौन पकड़ लिया करेगा? सिस्टम पकड़ लिया करेगा। लेकिन अगर सिस्टम ने 6 महीने में एरर ना पकड़ी तो समझ लिया जाएगा सिस्टम अब एरर पकड़ ही नहीं सकता। तो सिस्टम के पास कितना टाइम है एरर पकड़ने के लिए? 6 महीने। इसको इस 180 डेज से मिक्स नहीं करना आपने। तो सिस्टम के पास कितना टाइम है एरर्स पकड़ने के लिए? वो ये जो अभी डेफिशिएंसी वगैरह थी ये तो कमिश्नर ने पकड़ी थी, ये सिस्टम ने नहीं पकड़ी थी। ये किसने पकड़ी थी? ह्यूमन ने पकड़ी थी। ये कौन पकड़ने लगा? सिस्टम एरर पकड़ने लगा। A return shall be processed through automated system। समझ आ गई? अब नया तरीका क्या? रिटर्न को मशीन में डाल दें। A return shall be processed through automated to arrive at correct amount of total income, correct amount of taxable income and correct amount of tax। न्यूमेरिकल ज़हन में ना, टोटल इनकम माइनस ज़कात, टैक्सेबल इनकम, योर टैक्स। लेकिन सिस्टम कितनी गलतियां पकड़ सकता है? 4। सिस्टम कितनी गलतियां पकड़ सकता है? 4। कौन कौन सी? समझ आ गई बात? प्लस माइनस की गलती भी सिस्टम पकड़ लेगा। इतना तो सिस्टम तेज होता है, प्लस माइनस की गलती पकड़ लेगा। और क्या पकड़ेगा? अपेरेंट इनकरेक्ट दावा। इनकरेक्ट दावा लिखें, इनकरेक्ट दावा। एक और चीज सिस्टम पकड़ सकता है, इनिशियल अलाउंस ऑन बिल्डिंग। आपने लिखा था इनिशियल अलाउंस ऑन बिल्डिंग, सिस्टम ने कहा पागल, बिल्डिंग पे कहा इनिशियल अलाउंस होता है? सिस्टम ने चपेट मारी, सिस्टम ने कहा प्लांट पे इनिशियल अलाउंस होता है। आपका दावा सही था या इनकरेक्ट था? अपेरेंट क्लेम क्या होता है? दावा। अपेरेंट क्या मतलब? देखते ही पता चल रहा है। तो अगर बिल्डिंग पे खुदा ना खास्ता आपने इनिशियल अलाउंस लगा दिया तो सिस्टम इस एरर को पकड़ लेगा। नेक्स्ट, डिसअलाउंस ऑफ एनी लॉस। मिसाल के तौर पे कोई पेनल्टी है तो कमिश्नर उसको पकड़ लेगा। पेनल्टी का लफ्ज आया, पेनल्टी टू गवर्नमेंट, और आपने इसको डिसअलाउ में नहीं डाला हुआ, तो फिर ये कहेगा मैं इसको डिसअलाउ करने लगा। क्लियर? डिसअलाउंस ऑफ एनी लॉस। अच्छा लॉस आ रहा था, पहले लॉस समझा देता हूं। डिसअलाउंस ऑफ एनी लॉस क्या मतलब? डिसअलाउंस ऑफ एनी लॉस, आपने जमा करवाई 2007 की रिटर्न और आपने उसमें 1999 का लॉस माइनस किया हुआ है। सिस्टम पकड़ लेगा और क्या कहेगा? मैं लॉस को डिसअलाउ करता हूं। डिडक्टेबल अलाउंस भी डिसअलाउ हो सकता है, ज़कात वगैरह।
अगर शॉर्टनेस के मुताबिक जमा नहीं करवाई। और क्या हो सकता है, ऑटोमेटेड इनका सिस्टम हो, ज़कात एंड शॉर्टनेस वालों से लिंक हुआ हो तो वो भी पकड़ सकता है। और डिसअलाउंस ऑफ टैक्स क्रेडिट, को टैक्स क्रेडिट की गलती भी सिस्टम पकड़ सकता है। एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस की गलती भी पकड़ सकता है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में लॉस आया, आपने उसे कैरी फॉरवर्ड में ठोक दिया, सिस्टम कहेगा खुदा के लिए प्रॉपर्टी अदर सोर्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो कितनी गलतियां सिस्टम पकड़ सकता है? 4। याद कर लें, छोड़े इधर से याद कर लें। नंबर 1 अरिथमेटिकल एरर, इनकरेक्ट दावा और डिसअलाउंस ऑफ लॉस। इसमें क्या गलती कर दी थी आपने? साथ में खड़े थे आप, 1999 का लॉस माइनस किया, सिस्टम ने फौरन पकड़ लिया। आगे चलें, डिसअलाउ कर सकते हैं सिस्टम, क्या डिसअलाउंस क्या कर सकते हैं? टैक्स क्रेडिट। और क्या डिसअलाउ कर सकता है? अच्छा इसको ना पहले आप ऐसे पढ़ना है, लॉस, डिडक्टिबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ किया जा सकता है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, और डिसअलाउ करने वाला कौन है? सिस्टम। और करना लॉजिकल है, अदर सोर्स का लॉस कि ये कैरी फॉरवर्ड ना करो क्योंकि डेड हो जाता है ना। और इसको क्यों डेड कर रहा है? 6 साल पुराना है, डन। अच्छा ये एडजस्टमेंट सिस्टम खुद ही कर दे या टैक्स पेयर को थोड़ा सा नोटिस देके करे? पहले बताएं कि हम ये गलतियां सही करने लगे हैं। नहीं बता दो यार, एडजस्टमेंट शैल बी मेड आफ्टर इशूइंग अ सिस्टम जनरेटेड नोटिस टू द टैक्स पेयर। सिस्टम जनरेटेड नोटिस टैक्स पेयर को चला जाएगा। यार ये अरिथमेटिकल एरर हमने सोचा आपको बता दें, हम इसको क्या करने लगे हैं? सही करने लगे हैं। ये दरमियान वाली बात जरा रहने दें। सिस्टम कितने अरसे में गलतियां पकड़ सकते हैं? हम 2080 में बैठे थे, सिस्टम ने कहा 2012 की रिटर्न में तुम्हारी एरर निकल आई है, अरिथमेटिकल एरर है। ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। इफ नो एडजस्टमेंट इज मेड इन 6 months ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, पुटी अंग्रेजी लिख रहा है, लिखना ये चाहिए था कि 6 महीने में सिस्टम गलती पकड़ सकता है, उल्टी अंग्रेजी लिख रहा है। इफ नो एडजस्टमेंट इज मेड इन 6 months, द अमाउंट इन द रिटर्न शैल बी अज्यूम्ड टू बी एडजस्टेड, यानी शैल बी अज्यूम्ड टू बी करेक्ट, शैल बी अज्यूम्ड टू बी करेक्ट। तो वैसे एडजस्टेड का लफ्ज लिखा रहने देंगे, पेपर में खुदा ना खास्ता आ गया तो एडजस्टेड का लफ्ज आपको पता हो तो स्लैश करेक्ट लिख लें। If no adjustment is made in 6 months of filing of return, the amount in return shall be assumed to be correct, and taxpayer shall be informed automatically through या IRS सिस्टम का नाम है। अच्छा ये काट दें, रिजल्टेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ, या सॉरी पढ़ लें, रिजल्टेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट इज स्टिल एप्लीकेबल का मतलब बताएं। रिजल्टेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट इज स्टिल एप्लीकेबल। अभी भी सेल्फ असेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है मौजूद, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम गलतियां अभी पकड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि एफबीआर ने भी अलाउ नहीं किया। तो अभी भी हमें वो हमारा कौन सा वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है? पॉइंट 1 वाला। क्या आप रिटर्न जमा कराते हैं वो क्या बन जाती है? अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा यार एक चीज भी हमने बीच में डिस्कस, अच्छा ये 6 महीने कब से शुरू होनी है? इफ नो एडजस्टमेंट इज मेड इन 6 months ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, द अमाउंट इन रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट। ये मुझे लग रहा है ये 6 महीने ना ये वाले बनेंगे, शायद आपको भी यही फीलिंग आई हो, ये वाले 6 महीने। यार ये तो सिस्टम ने गलती सही करनी है ना, वो तो कमिश्नर ने डेफिशिएंसी बतानी थी, ये तो कमिश्नर ने गलती सही करनी है। तो ये कितने महीने के अंदर सिस्टम गलती सही कर दे? 6 months ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न लॉस लिखा हुआ है, तो समझ आ गई। तो अगर आप ऐसे ही लिखना चाहें, ऐसे ही डायग्राम में बीच में ना कोई चीज फिट करना चाहें, तो ये असल में ना अगर आपने 6 महीने लेने हैं तो 2A वाले 6 महीने फिर ये होंगे, डन। 2A वाले 6 महीने फिर ये होंगे, कब से शुरू होंगे? जो इस तरह कर लेते हैं ना, कुछ यहां से लाइन खींच के ऐसे, ये असल में ये वाले 6 महीने होंगे। तो कमिश्नर के पास कितना अरसा है? साल खत्म होने के बाद 100, और सिस्टम के पास कितना अरसा है? और मैं बताऊं जब ये प्रोविजन आ भी जाएगी ना पाकिस्तान में, तब भी कमिश्नर के पास ये वाली पावर स्टिल मौजूद रहेगी, क्योंकि ये तो ह्यूमन इंटरवेंशन है ना इसमें। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराना लॉ ने डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल सिस्टम के पास बताएं कितना मौका है? 6 महीने। लेकिन एक चीज बता दें, सिस्टम आपको नोटिस देके गलती सही करेगा या नोटिस दिए बगैर? नोटिस फिजिकली आपके टीसीएस से आएगा या सिस्टम से जनरेट होगा? उस नोटिस में क्या लिखा होगा? ना डेफिशिएंसी का लफ्ज़ लिखा होगा भाईजान, उसमें लिखा होगा इनकरेक्ट टैक्स था आपका, कैलकुलेशन गलत थी आपकी, आपका हम डिसअलाउ कर रहे हैं 1999 वाला लॉस, उसमें ये लिखा होगा। अच्छा यार आपको रिस्पॉन्ड करने की इजाजत है? सिस्टम जनरेटेड रिसीव के, सिस्टम जनरेटेड एरर पकड़ी गई है, रिस्पॉन्ड करने की इजाजत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? रिस्पॉन्ड करने की इजाजत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एडजस्टमेंट शैल बी मेड आफ्टर इशूइंग अ सिस्टम जनरेटेड नोटिस। एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब है? कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? एडजस्टमेंट्स की टाइप्स कितनी हैं? 4 एडजस्टमेंट्स। द रिस्पॉन्स ऑफ टैक्स पेयर शैल बी कंसिडर्ड, टैक्स पेयर को रिस्पॉन्ड करने का मौका दिया जाएगा बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट। उसे कैसे पता चलेगा एडजस्टमेंट होने लगी है? नोटिस आया हुआ उसे। इन केस नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड इन 30 days ऑफ नोटिस, एडजस्टमेंट शैल बी मेड। तो लिखें, एफबीआर के सिस्टम ने अरिथमेटिकल एरर पकड़ी, टैक्स पेयर ने 30 दिन में अपने आप को डिफेंड नहीं किया। एफबीआर के सिस्टम ने, बोले एफबीआर के सिस्टम ने अरिथमेटिकल एरर पकड़ी, टैक्स पेयर ने अपने आप को 30 दिन में डिफेंड नहीं किया। बताएं आप क्या होगा? टैक्स पेयर ने अपने आप को 30 दिन में डिफेंड नहीं किया। एफबीआर के सिस्टम ने एरर पकड़ी, टैक्स पेयर ने अपने आप को 30 दिन में डिफेंड नहीं किया, तो क्या होगा?
हाँ, तो अरिथमेटिकल एरर सही कर दी जाएगी, तो अरिथमेटिकल एरर एडजस्ट कर दी जाएगी। ये 30 डेज यहां कहां फिट करूं मैं इन 6 महीनों में? थोड़ा सा जरा आप कुछ बताएं यार। फर्ज करो 6 महीने में 5वें महीने के 15 दिन हो गए थे अभी, तो नोटिस आ गया कि भाई आपकी अरिथमेटिकल एरर है। जब नोटिस आया कि आपकी अरिथमेटिकल एरर है, तो इसके बाद कितने दिन है टैक्स पेयर के पास? 30 दिन। अगर दूसरे महीने ही नोटिस आ जाए कि आपकी अरिथमेटिकल एरर है, तो कितने महीने होंगे? 30 दिन। 30 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्ड। तो इस 6 महीने में कहीं फिट करने की कोशिश ना कीजिएगा 30 दिनों को। 30 दिन एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बात है। बोले बोले क्या बात है? इस 6 महीने में कभी भी सिस्टम आपके घर नोटिस भेज देगा। जब भेज दिया नोटिस, तो आपके पास कितने दिन होंगे? 30 दिन रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर 30 दिन में रिस्पॉन्ड ना किया, डन। तो नोटिस को शो कॉज नोटिस टाइप मिसाल के तौर पे समझ लें, तो इसे हम कहते थे बार्किंग टाइप। तो बार्किंग की अगर आप अपने आप को डिफेंड ना कर सके, तो बस फिर बाइटिंग कर दी जाएगी। बाइटिंग से मुराद यहाँ एडजस्टमेंट टाइप होगी कि 4 गलतियां थी वो सही कर दी जाएंगी। और आखिरी बात पढ़ ले, एक लफ्ज पिछले सफे पे था, अरिथमेटिकल एरर। अगले सफे पे आए। अरिथमेटिकल एरर क्या होती है? क्या होती है अरिथमेटिकल एरर? पता नहीं पागल ने अरिथमेटिकल एरर की डेफिनेशन दे दी। इट इंक्लूड्स एनी रॉन्ग और इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो गलत कैलकुलेशन ऑफ टैक्स को क्या कहते हैं? बोले अरिथमेटिकल एरर। चाहे मिनिमम टैक्स आपने गलत निकाला, 1.25% रेट था उसका शायद, और डिविडेंड का टैक्स का 15% रेट था, इसमें कोई भी आपने गलत निकाला, दैट इज कॉल्ड एज बोलते हैं अरिथमेटिकल एरर। एक और था इनकरेक्ट दावा फ्रॉम रिटर्न। एक और भी ऊपर लफ्ज था, देखिए क्या लफ्ज था? इनकरेक्ट, हाँ, इनकरेक्ट अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम। तो इन दोनों की डेफिनेशन अगले सफे पे है, इसकी डेफिनेशन भी और इसकी डेफिनेशन भी अगले सफे पे है। इनकरेक्ट दावे की मिसालें दें। इनकरेक्ट दावा इज अ दावा इन द रिटर्न, एक ऐसा दावा है जिसमें आप क्लेम कर रहे हैं ऑफ एन आइटम विच इज इनकंसिस्टेंट विद एन अदर एंट्री ऑफ द सेम आइटम इन द रिटर्न। इनकंसिस्टेंट विद द अदर एंट्री ऑफ सेम आइटम इन द रिटर्न। न्यूमेरिकल्स में याद है रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट्स होती हैं। अब शायद आपको समझ आ गया ये लाइन। रिक्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? बिजनेस इनकम में अगर खुदा ना खास्ता ज़कात का खर्चा आ रहा हो, तो हम आर्जी तौर पे ऐड कर देते हैं और फिर टोटल्स में से जाके माइनस करते हैं। अब फर्ज करो बिजनेस इनकम में ऐड ज़कात कुछ और की है और लेस उधर जाके टोटल इनकम में से, तो अंदर अंग्रेजी पढ़ें, समझ आ रही है? ये एक ऐसा दावा है रिटर्न में किसी आइटम का, ज़कात का, विच इज इनकंसिस्टेंट विद एन अदर एंट्री ऑफ सेम ज़कात इन द। सर ज़कात 2 दफा न्यूमेरिकल में कैसे आ सकती हो भाई? अब ये सवाल ना पूछना, इतनी ज्यादा रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट स्कीम है, ज़कात 2 दफा सवाल में कैसे आती है मैं बताता हूं। बिजनेस के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ज़कात क्या होती है? लेस। उससे वर्किंग वन में बिजनेस में क्या करते थे हम? ऐड, और फिर एक और दफा जाके टोटल इनकम में से माइनस करते थे। तो अब बता दें ये एंट्री एक दफा आ रही है या 2 दफा आएगी? 2 दफा आएगी। आइटम एक दफा भी आएगा, 2 दफा भी आएगा। तो जब दूसरी दफा आएगा तो वही अमाउंट होनी चाहिए जो पहली दफा आई थी। तो इसकी मिसाल लिख लें। ज़कात बिजनेस में किसी और अमाउंट से ऐड की और टोटल इनकम में से किसी और अमाउंट से माइनस की। ज़कात बिजनेस में किसी और अमाउंट से ऐड की। ज़कात बिजनेस में ऐड पता है कब करनी होती है? तो बताइए ना, जब कभी गलती से माइनस हो जाए, वरना जनरल रूल नहीं है बिजनेस में ज़कात ऐड करनी है। ज़कात बिजनेस में किसी और अमाउंट से ऐड की और टोटल इनकम में से किसी और अमाउंट से माइनस की। अच्छा, अब आइटम को अंडरलाइन करके ज़कात लिख लें, क्योंकि फिर आपको आइटम का लफ्ज़ समझ नहीं आना। साथ वाले को ना देखें, आइटम का लफ्ज़ आपको समझ नहीं आना। अच्छा, और बताएं गलत दावा। इट इज अ दावा इन अ रिटर्न ऑफ एनी टैक्स पेमेंट विच इज नॉट वेरीफाइड फ्रॉम द कलेक्शन सिस्टम। तो टैक्स पेमेंट अगर कलेक्शन सिस्टम से वेरीफाई नहीं हो रही, कलेक्शन सिस्टम किससे लिंक होगा? बैंक से। बैंक से कलेक्शन सिस्टम लिंक होगा। आप कह रहे हैं मैंने इतना टैक्स जमा कराया, बैंक कह रहा पॉइंट 3 पढ़े। इनकरेक्ट दावा इज अ दावा फॉर अ खर्चा वेयर द खर्चा एक्सीड द स्टैट्यूटरी लिमिट। कोई खर्चों की मिसाल दें जो स्टैट्यूटरी लिमिट एक्सीड कर जाए। 25,000 से ऊपर की तनख्वाह कैश में दी, ये भी तो लिमिट एक्सीड कर गई है, ये तो ब्लंडर है। और कुछ परसेंटेजेस वगैरह भी थी, पता नहीं परचेज में 20% परचेज थी, कुछ इस किस्म की एक प्रोविजन थी। अब वो सेक्शन 21 में अगर नजर मारे, सेक्शन 21 में कुछ अमाउंट्स थी, सेक्शन 21 में कुछ परसेंटेजेस थी और रेशो भी एक थी। मैंने एक सेक्शन छुड़वाया हुआ 21 का क्यू, उसमें एक रेशो है। तो ये सारी बातें ना सेक्शन 21 की हैं, क्योंकि डिडक्शन अलाउड नॉट अलाउड का कौन सा सेक्शन है? तो डिडक्शन एक्सीड कर जाए स्टैट्यूटरी लिमिट तो मसला है, या विद इन स्टैट्यूटरी लिमिट रहे तो मसला है। अच्छा, अब इसको ना याद करें सारे सेक्शन को। इफ अ टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड अ रिटर्न, इफ अ टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड अ रिटर्न, it will be considered that commissioner has made an assessment. It will be considered at assessment of income and tax, and return shall be considered as an assessment auto.
इशूड बाय, तो आप रिटर्न जमा करवा रहे होंगे, समझा जाएगा कमिश्नर आपको क्या दे रहे हैं, असेसमेंट, डन। लेकिन स्टिल आपको ऑडिट हो सकता है। इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट, द कमिश्नर विल इशू अ नोटिस इन्फॉर्मिंग डेफिशिएंसीज, लेकिन अगर इनकरेक्ट टेक्स्ट होगा तो फिर नोटिस नहीं आएगा, ठीक है। इफ टैक्स पेयर कंप्लाइज विद द नोटिस, द रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज, if taxpayer does not comply with the notice, return will be considered as invalid. The notice can be issued within 180 days from the date, from the end of the financial year in which the, ठीक है। ये जो मैंने नई चीज पढ़ाई है इसको कल इंशाल्लाह मैं इस तरह रिवाइज करवाऊंगा, अभी दोबारा रिवाइज करें सारे को। If a person has furnished a return, it will be assumed that commissioner has made an assessment, लेकिन एक लाइन पहले भी लिख के आनी है, इट विल बी कंसिडर्ड एज कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज एन असेसमेंट ऑर्डर, लेकिन ऑडिट स्टिल आपका हो सकता है। नया वाला 2A छोड़ें। इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट, कमिश्नर विल इन्फॉर्म हिम डेफिशिएंसीज, ही विल फुलफिल द डेफिशिएंसी, और वो सारी बात छोड़ के अगर वो डेफिशिएंसी पूरी कर दे तो रिटर्न मुकम्मल है, डेफिशिएंसी पूरी ना करे तो रिटर्न अरिथमेटिकल एरर क्या होती है, इनकरेक्ट टैक्स की कैलकुलेशन है। इनकरेक्ट दावा क्या है, इनकरेक्ट दावा क्या है, ज़कात इनकंसिस्टेंट है, पेमेंट नेशनल बैंक से वेरीफाई नहीं हो रही, और तीसरी बात एक ऐसा खर्चा जो लिमिट्स को एक्सीड कर रहा है। पेज 318 सेक्शन 121, 4 लोगों की बेस्ट जजमेंट होगी, बोले 4 लोगों की क्या होगी, बेस्ट जजमेंट। वो कौन सी थी, नॉर्मल असेसमेंट, और ये कौन सी है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अच्छा, एक बंदे ने रिटर्न जमा नहीं करवाई, डॉक्टर ने 5 साल या 10 साल की, हमने उसको नोटिस दिया था कि 30 दिन में जमा करवाओ, ढीठ ने फिर भी जमा नहीं करवाई, समझ आ गया। एक बंदे ने क्या जमा करवाई, नहीं सॉरी, एक बंदे को हमने नोटिस भेजा 5 या 10 सालों की रिटर्न जमा करवाओ, यानी कि पहले तो उसने रिटर्न जमा करवाई नहीं थी, फिर हमने कहा रिटर्न जमा, और फिर भी जमा। अब भाईजान हमें तो पता ही नहीं उसकी इनकम कितनी है, कोई रिटर्न ही जमा नहीं करवा रहा। अब हम अंदाजा लगाएंगे अगर इंजमाम है, कहां कहां मैच खेला था, कहां से मैन ऑफ द मैच का इनाम जीता था, और इस तरह अंदाजा लगा के बस बेस्ट जज ही कर सकते हैं। वो हम क्या कर सकते हैं। नंबर 2, कोई बंदा वेस्ट स्टेटमेंट जमा ना करवाए तो उसकी जायदाद तो पता ही नहीं, फिर उसके बारे में कोई बेस्ट जज करना पड़ेगा। बिलावल ने रिटर्न जमा करा दी, जायदाद की स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, तो फिर तो पकड़ना उसे मुश्किल होगा। नंबर 3, कोई बंदा नॉन रेजिडेंट शिप ओनर था, जॉन और सिम्पसन कुछ लोगों को बिठा के पाकिस्तान के सी पोर्ट पे पकड़ा गया, उनको ला रहा था पाकिस्तान, तो नॉन रेजिडेंट शिप ओनर भी क्या जमा करवाए, रिटर्न जमा करवाए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में आ गया तो पाकिस्तान सोर्स इनकम कमा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टेरिटरी में आ गया ना। अच्छा, चौथा, एक बंदे का ऑडिट शुरू होने लगा, रिकॉर्ड नहीं दिखाता, उसकी भी क्या करें, बेस्ट जजमेंट, उसकी भी क्या करें। तो 4 मुजरिम बताएं, ले आओ भी ले आओ, जज साहब बैठे, ले आओ भी ले आओ। पहला कौन है जी, सर ये जो है ना ये सकलैन मुश्ताक है। अच्छा जी, ये सकलैन मुश्ताक है, इस सकलैन मुश्ताक ने क्या किया है जी, ये सकलैन मुश्ताक ने रिटर्न ही जमा नहीं कराई, तो तुम लोगों ने इसे नोटिस देना था, रिटर्न जमा करा दे। वो याद नहीं 5 या 10 सालों की रिटर्न मांग सकते हैं जी, नोटिस दिया था फिर भी जमा नहीं कराई इसने, चलो ले जाओ इसकी बेस्ट जजमेंट करो। अगला कौन है जी, ले आओ जी, ये बिलावल है, इसने क्या किया है, इसने रिटर्न जमा करा दिया, बेस्ट जजमेंट, ले जाओ क्या करो इसकी। अगला कौन है, सर ये जहाज है, जहाज चला रहा था, और कहते हैं मैं खुद भी जहाज हूं, क्या कर रहा था, नॉन रेजिडेंट बंदों को पाकिस्तान ला रहा था, पकड़ो इसको, ले जाओ इसकी, क्या करो। ये कौन है, इंजमाम, बिठाएं इसको। इंजमाम क्या हुआ जी, वो मेरा ऑडिट शुरू होने लगा था, मैंने कहा था नहीं कराना, कोई इतनी सी बात, और ले जाओ इसको, पकड़ो, उतरो गुस्से से, इसकी भी क्या करो। तो कितने लोगों की बेस्ट जजमेंट करनी है। इफ अ पर्सन फेल टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, नोटिस आया फिर भी जमा। इफ अ पर्सन फेल टू फर्निश रिटर्न एंड नॉन रेजिडेंट शिप ओनर, और कई दफा जहाज बहरी होते हैं, कई दफा एयर। इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश द, इफ अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर कमिश्नर or a special audit panel or any person appointed by firm of CAs, accounts, documents, records for making assessment of income and tax. Audit क्लास बस कहीं अंडरलाइन कर लें, ऑडिट। तो ये ऑडिट कराने से इनकार कर रहे हैं, सजा सुनते जाएं और जाते जाएं, एक एक करके उठते जाएं। द कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, तो होती है इंजमाम ने नॉन रेजिडेंट शिप ओनर की जहाज की सीटें गिन लो। द कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजिंग इज अकल, होगी अल्लाह ने दी भी है उसे, मेक एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स, आपका इनकम और टैक्स असेस कर लेगा। नो अज्यूम्ड असेसमेंट चले, नो इफेक्ट का मतलब कल बताऊंगा, इसका मतलब अब कल बताऊंगा, ठीक है जी, ओवर। तो ये 4 जुर्म बस याद करने हैं, उर्दू में फिलहाल याद कर लें, कल इंग्लिश में दोबारा पढ़ेंगे। उठते नहीं, उठते जाए जाते जाए। कौन कौन से 4 जुर्म है, जो उठते जाओ, रिटर्न जमा नहीं करवाई और नोटिस आने के बाद भी जमा, उठते जाए जाते जाए। नॉन रेजिडेंट शिप ओनर है, और तीसरा कौन है, वेस्ट स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, और चौथा इंजमामुल हक, ऑडिट शुरू हो गया लेकिन उसके बावजूद भी डेटा और रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा, रिकॉर्डिंग बंद करते करते जाएं, सारे एक दफा ऑफ कर दें।
बंद करें सर।